ये पहली दफा हो रहा था कि सांग जिनू ने एक जनरल लेवल का शैडो एक्सट्रैक्ट किया हो। इससे उसकी ताकत बहुत बढ़ गई। वो जल्दी से पीछे मुड़ा ताकि एंट क्वीन को भी अपनी टीम में ले सके। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, मुझे एक नाम दो। सांग जिनू पीछे घूम कर देखा, एंट किंग जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसने सोचा भी नहीं था ये बोल सकता है। उसने पूछा, तुम कब से बोलने लगे? एंट किंग ने जवाब दिया, मैं शुरू से ही बोल सकता हूँ। जिन्होंने सोचा आयरन और डस्ट शैडो बने थे, वो नहीं बोल सकते थे। शायद वो अभी तक इस लेवल पे नहीं पहुंचे। हो सकता है जब वो भी जनरल लेवल पे पहुंचे तो वो भी बोलना शुरू करे। फिर जिन्होंने एंट किंग से कहा, मैंने तुम्हें मारा, क्या तुम फिर भी मेरे गुलाम बनना चाहोगे? उस पर एंट किंग ने जवाब दिया, मैं मरा नहीं, मैं आपकी ताकत का हिस्सा बन के वापस जिंदा हो गया हूँ। मैं हमेशा आपका वफादार रहूंगा। इस बात में जिन्हो को काफी खुशी थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे एक किताब याद आई, एंट्स, जिसके ऑथर का नाम था बैरो। उसने एंट किंग का वही नाम रख दिया, बैरो। नाम मिलते ही बैरो ने झुककर अपने मालिक का, और जैसे ही वो दोबारा एंट क्वीन को एक्सट्रैक्ट करने गया, अचानक बैरो की मूवमेंट हल्की पड़ गई और दोनों के दरमियान कनेक्शन कमजोर हो गया। तो बैरो ने समझाया एंट किंग का असली मकसद एंट आर्मी को कंट्रोल करना है। जब ये एंट किंग हो तो दूसरा उसके इन्फ्लुएंस में आ जाता है। इस वक्त जिन्होंने देखा कि बैरो की मैजिक पावर धीरे धीरे कम हो रही है। बैरो ने बताया कि उसका ज्यादातर मानना पहले प्रोडक्शन के लिए यूज होता था, लेकिन अब इसका फिजिकल बॉडी नहीं रहा, तो ना तो वो रिप्रोड्यूस कर सकता है तो ना ही ठीक से लड़ सकता। जिन्होंने सोचा कैट आर्मी तो 2 लीडर्स की जरूरत नहीं है, इसलिए उसने एंट क्वीन का रिक्रूटमेंट कैंसिल कर दिया। उसके बाकी शैडोज मैजिक स्टोन जमा करने में लगे हुए थे। उसने सोल्जर्स को कहा कि मैजिक स्टोन्स उठाना बंद करो, क्योंकि ये सब जेजू आइलैंड की रिकंस्ट्रक्शन में यूज होंगे। हमारे लिए बस बैरो को लेना ही काफी होगा। बैरो ने बताया कि बाकी आर्म्स सब भाग रहे हैं, लीडर के बगैर वो इधर उधर छिड़ चुकी है। जिन्होंने पूछा कितनी आर्म्स बची है। बैरो ने माना सेंसिंग एबिलिटी यूज की और बताया शुरू में 8,700, अब सिर्फ 4,000 के आसपास बची है। जिन्होंने बहुत अफसोस भरी सांस ली। मुझे लगा मैंने ज्यादातर आर्म्स मार इतनी अभी बची है। फिर उसने बैरो की तरफ देखा और पूछा, क्या तुमने? बैरो ने स्माइल की और बोला, सिर्फ एक बार चिल्लाना काफी होगा, एक ही चीख में सबका काम तमाम हो जाएगा। तभी गुफा के बाहर नाइट्स गिल्ड का बैकअप टीम भी बैटलशिप पर लड़ रहा था। मैजिक अटैक्स के राउंड पे राउंड नई आर्ट्स को हंटर एक के बाद एक मारते जा रहे थे। हंटर गिल्ड के तमाम लोग तैयार थे। सिर्फ हंटर गिल्ड ही नहीं, फेम गिल्ड भी सभी तैयार थी। लेवल 1 हंटर एक्टर कोने में सर पकड़कर थर थर कांप रहा था। लोग हंस भी रहे थे और हैरान भी हो रहे थे। जब एंट्स मिस्टर सॉन्ग और जूही की तरफ बढ़ने लगे तभी एक नीली इलेक्ट्रिक लाइन जैसे कुछ एंट्स में घुस गई। सब हैरान रहते। ये बैरो था। वो लाइटनिंग स्पीड से एंट्स के बीच घुस चुका था और वो हर जगह फिर रहा था और एंट्स खुद ब खुद गिर रही थी। अलग अलग गिल्ड्स ने जेजो आइलैंड के साउथ में पूरे 2 दिन और 2 रातें सफाई की। फिर भी कुछ एंट्स बच गई जो कि चाइना के समुद्र तक पहुंच गई। वहाँ एक शिप पे एक आदमी तलवार लिए खड़ा था, सांग जिनू जैसा ही ताकतवर। जब एंट्स उसकी तरफ आई उसने डबल स्वॉर्ड स्पिन की और सारी एंट्स हवा में उड़ा दी और उसने कहा, ये सब तो चिल्लर है, काश वो वाली एंट होती जिसे जिन्होंने मारा, तब मजा आता। साथ ही स्कैवेंजर गिल्ड के प्रेसिडेंट थॉमस एंड्रे अपने ऑफिस में बैठा जिन्हो की वीडियो देख रहा था। उसने कहा, वो सच में एक जीनियस है, शायद उसने ही डोंगसो के भाई को मारा है। लोरा ने पूछा, अगर डोंगसो उससे लड़ने लग गया तो? थॉमस ने जवाब दिया, डोंगसो मेरी प्रॉपर्टी है और ये गिल्ड भी। उसने रिमोट को जोर से मसल दिया और कहा, मेरी चीजों को हाथ लगाने वालों को माफ नहीं करूंगा, चाहे वो यूएसए की सरकार ही क्यों ना हो। तीसरे दिन रात के टाइम नाइट्स गिल्ड को हंटर एसोसिएशन ने मटीरियल कलेक्ट करने भेजा। तभी एक आदमी केव से बाहर आया। सबने अपने वेपन्स निकाल ले। एक हंटर ने बोला, अपना नाम बताओ, पर वो आदमी अजीब जुबान से कुछ बोल रहा था। किसी ने नहीं समझा। तभी समझ में आया कि शायद वो कोई मैजिकल बीस्ट है। एक और बुजुर्ग आदमी आया, उसकी आंखों से मैजिक वेव चली और सब जमीन पर गिर गए। उस मसल मैन ने कहा, वो ही था, कंफर्म हो गए। बुजुर्ग ने कहा, मुझे समझ नहीं आता वो इन लोगों की मदद क्यों कर रहा है, लेकिन शिकार जारी रहेगा। फिर उस नीले आदमी ने हवा में एक पोर्टल खोला। मसल मैन ने कहा, एक और बंदा यहाँ आ गया है, उसे खत्म करके ही जाएंगे। उस नीले बुजुर्ग ने कहा, हाँ ठीक है, और चला गया। मसल मैन ने जमीन पर गिरे हुए हंटर को देखा और सोचा कि अभी इनसे उलझना बेकार है, और रेड पोर्टल खोलकर चला गया। जेजू आइलैंड की सफलता के बाद सांग जिनू एक पब्लिक हीरो बन गया, मगर कुछ लोगों ने कहा अगर वो पहले ही लड़ता तो इतनी जाने न जाती। मेमोरियल पर पूरा कंट्री के लोग जमा हुए। जिन्होंने रोते हुए फैमिलीज को देखा और उदासी महसूस की। भाई चेयरमैन उसके पास आया, कहा, सर उठाओ, तुमने ही इस ट्रेजेडी को खत्म किया, तुमने इस कंट्री को बचाया। जब जिन्होंने कुछ कहने की कोशिश की तभी उसकी नजर चाहायन पे पड़ी। वो शर्मा के नीचे देखने लगी। जिन्नू थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बाद में जिन्नू प्रेसिडेंट गो के पास गया और एक गिल्ड बनाने की रिक्वेस्ट की। गो ने इजाजत देते हुए कहा, किसी भी मदद के लिए मुझे कॉल कर लेना। गो ने पूछा, क्या तुमने जेजू आइलैंड में कोई बैरियर सेट किया था? क्योंकि जितने भी ए और बी लेवल हंटर वहां गए सब होश खो बैठे और उनको कुछ याद भी नहीं रहा। जिन्होंने कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, शायद एंट्स की कोई चाल हो। तभी वो को फोन आया और वो एक गेस्ट से मिलने चला गया। जिन्हो भी निकलने लगा तभी एक फॉरेनर ने रोका उसे, पूछा कि तुम संग जिन्हो हो? उसने कार्ड दिया, बोला, मैं हूँ एडम वाइट, हंटर मैनेजमेंट ब्यूरो यूएसए से। मेरे पास एक खास इन्फो है, तुम्हारा माना लेवल बढ़ सकता है, तुम एक लाइफ ट्रांसेंडर बन सकते हो। जिन्हो ने सोचा उसने अपनी ताकत बढ़ाने का एक नया तरीका ढूंढा और एडम के पीछे करते हुए होटल चला गया। देखना चाहता था कि आखिर वो लोग
करने के वाले हैं। जैसे ही वो अंदर गया, नेशनल हंटर मैनेजमेंट ब्यूरो के वॉइस डायरेक्टर माइकल कॉनर ने संग जिन्हो को कुछ फाइल्स दी और जोर देकर कहा कि ये काम पूरा करने में 1-2 साल लग सकते हैं, लेकिन जिन्हो की ताकत कुछ और ही लेवल की थी। उसके लिए ये सब सिर्फ एक सोच की बात थी। संग जिन्हो का चेहरा उदास हो गया। उसने कहा कि वो सिर्फ इसलिए आया क्योंकि एडम ने कहा कि उसके पास एक खास इंफॉर्मेशन है, एक ऐसी टेक्निक जो दोबारा अवेकनिंग का चांस देती है। वॉइस डायरेक्टर हंस के बोला कि मिस सेलर को बुलाया जाए। फिर नॉर्मा सेलर कमरे में आई। वॉइस डायरेक्टर ने कहा कि सिर्फ ये वो औरत है जो लिमिट को तोड़ सकती है, जो किसी भी अवेकनर के लिए आखिर होती है। जिन्हो शक भरी नजर से उसको देखता रहा। वॉइस डायरेक्टर ने मिस सेलर से कहा कि वो अपनी एबिलिटी का इंट्रोडक्शन दे। सेलर बोली, हर शख्स मुझे देख के शक करता है, लेकिन हर अवेकनर के पास एक लिमिट होती है, तब दूसरी अवेकनिंग नहीं होती, उनका लेवल कभी नहीं बढ़ता, और मेरी एबिलिटी ये है कि मैं उनकी लिमिट्स तोड़ देती हूँ, मजबूरन दूसरी अवेकनिंग का असर लाकर उनकी तकदीर ही बदल देता है। वॉइस डायरेक्टर ने कहा, इस सेलर की बात सच है, लेकिन हर दफा जब वो अपनी एबिलिटी यूज करती है तो उसे रिकवर होने में बहुत वक्त लगता है, इसलिए सिर्फ हर साल 3 से 4 लोग ही इसका फायदा उठा पाते हैं। जिन्हो सुनकर हैरान रह गया। अगर ये सब सच है तो ये एबिलिटी किस्मत बदलने वाली है। उसने जल्दी से पूछा, अगर वो दूसरी अवेकनिंग करता है तो उसकी ताकत कितनी बढ़ सकती है? सेलर ने हंसते हुए कहा, हर इंसान का अलग होता है, लेकिन मेरी 3 स्टेज पोटेंशियल इंस्पिरेशन के बाद तुम्हारी ताकत 20 से 30% तक बढ़ सकती है। संग जिन्हो का दिल हिल गया। 20 से 30% ताकत। फिर उसको समझ आता है कि डोंगसू यूएसए क्यों गया। आखिर कौन सा हंटर इस तरह की ऑफर छोड़ सकता है? वॉइस डायरेक्टर ने सब कुछ पहले ही तैयार रखा था संग जिन्हो को अपनी तरफ खींचने के लिए। उसने कहा कि लेडी सेलर की एबिलिटी संग जिन्हो के लिए एक तोहफा है। जब तुम उस पावर का असर महसूस करोगे तुम खुद समझ जाओगे। वॉइस डायरेक्टर ने पूछा, क्या तुम तैयार हो अपनी लिमिट तोड़ने के लिए? जिन्होंने थोड़ा सोचा, लेकिन लेडी सेलर के सामने अपना हाथ रख दिया। वॉइस डायरेक्टर की आंखों में लालच था, जैसे वो पहले ही जीत चुका हो। तभी अचानक लेडी सेलर की एबिलिटी एक्टिवेट हुई और पूरे नेशनल ब्यूरो में अंधेरा छा गया। उसकी पावर से सबको आसानी से दबा दिया गया था। वॉइस डायरेक्टर को जिन्हो की लिमिट का इंतजार था, लेकिन अगले ही सेकंड लेडी सेलर चीख उठी। उस पर एक भयानक जादू का असर हो गया। हवा में एक धुंधला सा साया नजर आया जो फौरन उसके सामने आ गया। वो चिल्लाई। लेडी सेलर ने सर झुका दिया। सोल्जर्स ने फौरन अपनी गन्स निकाली और संग जिन्हो पर निशाना ले लिया। वॉइस डायरेक्टर घबरा गया। उसने चीख कर कहा, रुक जाओ, वो एक ऐसा हंटर है, अगर उसे छेड़ा तो सबका अंत हो जाएगा। सब सोल्जर्स ने हथियार नीचे किए। वॉइस डायरेक्टर ने झुककर जिन्हो से माफी मांगी। जिन्हो को हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है। वॉइस डायरेक्टर ने जल्दी से सेलर से पूछा। थर-थर कांप रही थी। वॉइस डायरेक्टर को और कुछ ना सूझा तो कह दिया, आज लेडी सेलर की तबीयत खराब है, हम बाद में कॉन्टेक्ट करेंगे। फिर वो चला गया। उसके बाद वॉइस डायरेक्टर ने सेलर से पूछा कि क्या हुआ। वो डर के मारे बोली, वो एक राजा है और बहुत ही खतरनाक राजा है, उसकी ताकत किसी नेशनल हंटर से भी ज्यादा है। वॉइस डायरेक्टर बोला, लेकिन तुम तो पहले भी नेशनल हंटर से मिल चुकी हो, क्या फर्क है इसमें? सेलर ने सर हिलाया और बोली, ये कुछ और ही था। जब मैं जिन्हो को देख रही थी तो कोई और ताकत मुझे देख रही थी। वो ताकत जिन्हो की नहीं थी, बल्कि उसके अंदर के अंधेरे से आई थी। सेलर ने कहा, जिन्हो के पास कोई लिमिट नहीं है, उसकी पावर अनलिमिटेड है। इसी वक्त रेजिडेंट गो के पास एक कॉल आई और उसे पता चला कि रास्ते के बीच में एक बी रैंक का गेट ओपन हुआ है। जब चेक करने लगा तो उसने देखा कि वो जिन्हो के यूनियन के पास है। जिन्हो बिल्डिंग से बाहर आया। उसके दिमाग में वही सवाल भरे हुए थे। उसने सोचा, आखिर उस औरत ने क्या देखा? क्या उसने सिस्टम को देखा? क्या ये कोई सिस्टम था? और वो डर किससे रही थी? तभी उसका फोन बजा। रेजिडेंट गो की कॉल। उसने कहा कि रोड के बीच में एक बी क्लास गेट ओपन हुआ है। उसने उम्मीद की कि जिन्हो उसे हैंडल कर लेगा। जिन्हो ने हैरानी से पूछा, क्या इसके लिए मिलिट्री परमिट नहीं चाहिए? गो हंसकर बोला, मैं भूल गया हूँ कि मिलिट्री परमिट कहाँ से इशू होता है। जिन्हो हंस दिया। इस पर जिन्हो भी हंस पड़ा। रेजिडेंट गो बोला, तुम मुझसे एक्टिंग कर रहे हो? संग जिन्हो बोला, तो फिर मैं डायरेक्ट एक्शन लूंगा। फोन रखकर जिन्हो सीधा गेट की तरफ गया। उसकी एंट्री ने सबका ध्यान खींच लिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक एस क्लास का हंटर खुद आएगा पोर्टल को क्लोज करने। जैसे ही जिन्हो अंदर जाने लगा, कुछ गार्ड्स ने उसको रोका परमिट की वजह से। जिन्हो ने प्रेसिडेंट गो को कॉल की और फोन उन लोगों को दे दिया। जैसे ही जिन्हो गेट के अंदर गया, सब हैरान रह गए। गेट का कलर चेंज होकर रेड हो गया और वो एक रेड गेट में कन्वर्ट हो गया। उस गेट में जाते ही जिन्हो ने सोचा, हर दफा ये पोर्टल ऐसे ही प्रॉब्लमैटिक क्यों हो जाता है? लगता है फिर से कोई मुश्किल मॉन्स्टर है। शुक्र है मॉम ने कभी मुझे हंटर बनने से मना नहीं किया। मुझे अपने डैड की तरह बनना है, एक अहम इंसान। अपने आप को हिम्मत दी और तैयार हो गया। आज अपनी डार्क स्पिरिट को बुलाता हूँ। एक दिन में स्पोर्ट को क्लीन करना है। जिन्हो की लाइटनिंग ने दुश्मन को औरन गिरा दिया, जैसे भयानक बीस्ट और एलियंस का बैटल हो रहा हो। मास्टर लेवल का फ्लेम मैजिक सब कुछ जला रहा था। एनिमी के फॉर्मेशंस ब्लेज से तबाह हो गए। सबकी नजर जिन्हो पर थी। वो पीछे से खड़ा सब कुछ देख रहा था। हंटर का काम ही शिकार है, लेकिन बैटलफील्ड में उनके दुश्मन सिर्फ मैजिकल क्रीचर्स नहीं। हमेशा होशियार रहो, वरना हंटर से शिकार बन जाओगे। यही सर्वाइवल का रूल है। आयरन और ट्रस्ट बोट की तरह लड़े। मॉन्स्टर एक एक करके गिरते गए। बैटलफील्ड की हालत तेजी से बदल रही थी। गलती का कोई चांस ही नहीं था।
आइस पेयर किंग भी जैसे बोट बनकर आया हो। मास्टर ने इंश्योर किया कोई एस्केप न करे, ब्रेक कितने भी हो, 10 100 वो रुकने वाला नहीं। उधर मॉन्स्टर्स की लाशें पहाड़ों की तरह दिख रही थी। हर तरफ विक्ट्री का सेलिब्रेशन था। इस बैटलफील्ड में सिर्फ ताकत की ही जीत है। जब लड़ाई खत्म हुई, जिन्होंने अंधेरों से भरी अंडरग्राउंड सिटी की तरफ कदम बढ़ाया, दो तरफ के लोग उसे रिस्पेक्ट दे रहे थे। हर कदम पर हवा कांप रही थी। काले धुएं का बादल उसके अंदर से निकल रहा था। बारिश टपक रही थी। संग जिनू का साया बादलों में था और वो बारिश में डूबते हुए अंडरग्राउंड सिटी में घुसता गया। उसका अगला टारगेट उसके दिल में तय था, राइज।